Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग बच्चों, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे विलेयता के बारे में और हेनरी के नियम के बारे में। इससे पहले का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको कंसर्टेशन टर्म कंप्लीट पढ़ा दिए। तो आज अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है विलेयता। आज अपन विलेयता के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट पढ़ेंगे अपने यहां पर ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठोसों की द्रवों में विलेयता। अपन को ये पता होना चाहिए कि कौन से ठोस होते हैं जो अपने द्रव के अंदर विलय होते हैं, कौन से ठोस ऐसे होते हैं जो जनरली द्रव के अंदर विलय नहीं होते हैं। उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर अगर अपन विलेयता के बारे में बात करें तो विलेयता की कहानी ये है, विलेयता के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे विलेयता की कहानी ये है कि एक निश्चित ताप पर क्या होता है, एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस विलय की घुली हुई अधिकतम मात्रा, ठोस विलय की घुली हुई अधिकतम मात्रा ठोसों की द्रवों में विलेयता कहलाती है। ठोसों की द्रवों में विलेयता कहलाती। कोई भी ठोस होता है वो किसी लिक्विड में कितना घुलता है उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक निश्चित ताप होगा, उस निश्चित ताप पर 100 ग्राम अपन ने विलायक माना है, उसमें ठोस विलय की जितनी क्वांटिटी घुल रही है उसे बोलते हैं अपन विलेयता। यहां पर आगे बात करें, अपन पढ़ते हैं प्रभावित करने वाले कारक। तो यहां पर अपन को दो कारक पढ़ना है। नंबर वन बात करते हैं विलय तथा विलायक की प्रकृति। तो विलय कौन होगा आपका, सॉलिड। विलय तथा विलायक की प्रकृति, ये पढ़ेंगे सबसे पहले अपन। और एक होता है अपना ताप का प्रभाव। अब देखो अपन किसी भी ठोस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, जैसे अपन बेसिक पढ़े इसका। देखो कोई ठोस होता है, कोई ठोस है ना, कोई ठोस सोल्यूबल कब होता है और सोल्यूबल कब नहीं होता है। तो किसी भी ठोस के विलय के लिए दो कंडीशन होती है। दो प्रकार की अपन ने 11th क्लास में एनर्जी पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी अपन ने जालक ऊर्जा, ठीक है, और एक बच्चों अपन ने पढ़ी थी जलयोजन ऊर्जा। तो किसी भी ठोस की जल में विलेयता होने के लिए दो कंडीशन होती है कि उसकी जालक ऊर्जा का मान हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और उसकी जलयोजन ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर जालक ऊर्जा का मान कम हो रहा है और जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक हो रहा है तो वो ठोस क्या होता है, जल में विलयशील होता है। मैंने बोला वे ठोस जिनकी बच्चों जालक ऊर्जा कम तथा जलयोजन ऊर्जा अधिक होती है, वे ठोस जल में विलयशील होते हैं। ये तो अपन ने यहां से लिखा। अब क्या होता है केमिस्ट्री में, क्या होता है अपन सेम डिजोल्व लाइक सेम होता है, मतलब समान में घुलता है। ये अपन को याद होना चाहिए। तो अपन बात करें, जैसे ये तो लिख लिया अपन ने, कोई ध्रुवीय पदार्थ है, जैसे यहां पे लिख लेते हैं अपन ध्रुवीय ठोस पदार्थ है, एक तो ये आ जाएगा। अब ध्रुवीय पदार्थ की बात करें तो ध्रुवीय पदार्थ किसमें घुलेगा, ध्रुवीय पदार्थ घुलेगा आपका ध्रुवीय विलायक में। किसमें घुलेगा, ध्रुवीय विलायक में। तो अपन बोल सकते हैं ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, अध्रुवीय पदार्थ आपके अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं,
इसका मुख्य कारण क्या होता है? आयन द्विध्रुव अंतः क्रिया होती है। कोई आपसे यहाँ पूछ ले इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण होता है आयन द्विध्रुवीय अंतः क्रिया होती है, अंतः क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल ध्रुवीय पदार्थ में आप ले लो NaCl ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो, पोटेशियम क्लोराइड ले लो, और ध्रुवीय विलायक में सबसे बड़े ले लो आप वाटर। तो क्या होता है? ध्रुवीय पदार्थ सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड क्या होते हैं? ध्रुवीय विलायक जल में विलयशील होते हैं। इसका मुख्य कारण होता है आयन द्विध्रुव अंतः क्रिया, यानी कि इसके बीच में और इसके बीच में क्या होती है? अंतः क्रिया हो जाती है। कैसे हो जाती है? अपन जानते हैं सोडियम क्लोराइड है, इसका चार्ज माइनस का, इसका चार्ज प्लस का है। अगर अपन देखें वाटर को, तो वाटर की कहानी ये होती है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव आयन के साथ क्या हो जाता है? कनेक्ट हो जाता है। तो इसे बोलते हैं आयन द्विध्रुव अंतः क्रिया। और इस अंतः क्रिया के कारण क्या होती है? ठोसों की विलेयता बढ़ जाती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? जैसे यहाँ पे लिखना चाहें अपन, तो अपन बोल सकते हैं कि ध्रुवीय पदार्थ जैसे ये ठोस पदार्थ है ना, ध्रुवीय ठोस पदार्थ जैसे NaCl, KCl, ETC आदि ध्रुवीय अभिकर्मक या बोल सकते हैं ध्रुवीय विलायक, जैसे ले लो आप H2O में आयन द्विध्रुवीय अंतः क्रिया होने के कारण यह विलयशील होता है। क्या होता है? यह विलयशील होता है। तो बच्चों अगर बात करें विलय ठोस तथा विलायक की प्रकृति, तो इसका बेसिक आंसर ये अपने पास होता है। तो बच्चों यहां पर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अपन चाहें तो ध्रुवीय पदार्थ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं आयनिक ठोस, ठीक है ना? क्या लिख सकते हो? आयनिक ठोस। तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो आयनिक ठोस, या आयनिक ठोस भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये हो जाएगा अपना आयनिक ठोस। मेरे ख्याल से पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। दोबारा देख लेते हैं अपन। देखो ठोसों की द्रव में विलेयता क्या होती है? कोई भी ठोस होगा बच्चों क्या होगा? वो द्रव में विलयशील होगा। तो कैसे होगा? एक निश्चित ताप होता है, 100 ग्राम विलायक होता है, और विलेय पदार्थ की जो क्वांटिटी घुलती है उसे बोलते हैं अपन ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठोसों की द्रवों में विलेयता को जर्नली 2 कारक प्रभावित करते हैं। एक होता है विलेय और विलायक की प्रकृति। तो विलेय तो आपका ठोस हो जाएगा, विलायक आपका लिक्विड हो जाएगा। ठोस क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। अगर कोई भी ठोस सोल्यूबल है या कोई भी ठोस विलेय है, तो क्या कंडीशन हो रहा है उसके अंदर? उसकी जालक ऊर्जा का मान कम होता है और जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है। तो वे ठोस जिनकी जालक ऊर्जा का मान कम और जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है, वे ठोस जल में विलयशील होते हैं। जैसे सेम डिजोल्व लाइक सेम होता है, यानी कि ध्रुवीय जो पदार्थ होते हैं, यानी कि आयनिक ठोस जो होते हैं, वो क्या करेंगे? अपने ध्रुवीय विलायक में घुल जाएंगे। जैसे अपन बोल सकते हैं NaCl और KCl ध्रुवीय विलायक जल में घुलता है, क्योंकि इनके बीच में क्या होती है? आयन द्विध्रुवीय अंतः क्रिया हो जाती है। इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार बात करें अपन अध्रुवीय ठोस, तो देखो आपके अध्रुवीय ठोस कौन कौन से हो सकते हैं? आप आयोडीन ले लो, सल्फर 8 ले लो, आदि अध्रुवीय विलायक जैसे आप ले लो CCl4 ले लो, कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, आदि में विलयशील होते हैं। तो बच्चों ये हो गया अपना पहला टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है अपना, वो है अपना ताप का प्रभाव। अपन अगर टेम्परेचर इफेक्ट की बात करते हैं, तो अपन जानते हैं 2 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, अगला पॉइंट है बच्चों अपना ताप का प्रभाव। यहां से क्वेश्चन आता है आपका। नंबर 2 पॉइंट, अपन जानते हैं 2 प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। देखो, एक केमिकल रिएक्शन होती है, अपन ने 11वीं क्लास से पढ़ा है, एक तो होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
उष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा की क्वांटिटी ज्यादा होती है। नंबर 2 की बात करें तो बच्चों वो होती है अपनी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये हो जाएगी अपनी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर अपन देखें तो उष्माशोषी अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब अगर ऊष्मा का अवशोषण होता है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि आपका जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो क्या होता है, 0 से ज्यादा होता है, यानी कि ऊष्मा का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये केस तो वहां पर आएगा उष्माशोषी अभिक्रिया में। अगर अपन उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। बताओ अगर जर्नली ऊष्मा बाहर निकलेगी तो आपके पास ऊष्मा की क्वांटिटी कम मिलेगी, और इस केस में क्या होगा, आपका जो डेल एच होता है वो क्या होता है, नेगेटिव प्राप्त होगा, यानी कि डेल एच लेस देन 0, तो डेल एच बराबर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब एक जगह ऊष्मा आपको ज्यादा मिल रही है, एक जगह ऊष्मा आपको कम मिल रही है। तो इस केस में क्या होती है, देखो देखो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, जब किसी, समझने की कोशिश करना आप है ना, जब किसी ठोस विलेय पदार्थ को, जब किसी ठोस विलेय पदार्थ को किसी विलायक में डाला जाता है, किसी विलायक में डाला जाता है तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ताप बढ़ाने पर क्या होगी, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। और इसका जस्ट उल्टा करेंगे, इधर कैसे करेंगे, देखो आप, देखो उल्टा कैसे करेंगे, जब किसी ठोस पदार्थ को किसी विलायक में डाला जाता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अतः ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। ये दो केस बच्चों अपन को समझ में आना चाहिए। एक बार जल्दी से आप इसको पढ़ो, फिर अपन दोबारा डिस्कस करते हैं। चलेंगे दोबारा करते हैं। देखो क्या होता है, ताप का प्रभाव, दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी। उष्माशोषी अभिक्रियाओं में क्या होता है बच्चों, ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब ऊष्मा का अवशोषण होगा तो डेल एच का मान क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर ऊष्मा बाहर निकलती है तो क्या होगा, डेल एच का मान नेगेटिव। अगर अपन ने किसी भी ठोस को, जैसे ये ठोस है, अगर इस ठोस को मैंने विलायक यानी पानी में डाला, पानी में डालने के बाद अगर ऊष्मा अवशोषित होती है तो जैसे ही मैं ताप बढ़ाऊंगा तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर वह ठोस पदार्थ क्या होगा, जनरली उसमें घुल जाएगा। लेकिन अगर अपन ऐसे ठोस का यूज कर रहे हैं कि जिस ठोस को अपन ने किसी विलायक में डाला और वहां पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो इस केस में बच्चों क्या होता है, ताप में वृद्धि करने पर क्या होगा, उसकी विलेयता का मान घट जाएगा। तो यहां पर अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो NH4Cl ले लो, पोटेशियम क्लोराइड ले लो, और अगर अपन इधर की बात करें तो यहां पर आप ले सकते हो लिथियम सल्फेट ले लो, ठीक है ना, लिथियम सल्फेट ले सकते हैं। और बताओ क्या एग्जांपल हो सकता है, लिथियम सल्फेट के अलावा अपन ले सकते हैं यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, बोले तो NaOH ले लो, और आगे चलना चाहे तो आप ले सकते हो कैल्शियम का एसीटेट, कैल्शियम का एसीटेट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आपको अभी समझ में आ गया होगा। अब यहां पे नोट लगा के एक बार बात करते हैं। देखो एक होता है ग्लूबर साल्ट, इसको याद रखना आप, ये एग्जाम में आता है कंपटीशन एग्जाम में, ग्लूबर लवण। ये क्या होता है आपका, ये होता है बच्चों Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4.10H2, यानी कि क्रिस्टलन जल आपका ये है, ठीक है ना।
अगर अपन इसकी विलेयता की बात करें तो 32.4 तक इसकी विलेयता अधिक होती है, लेकिन 32.4 के ऊपर ताप पर यहां से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, तो क्या बचेगा Na2SO4 प्लस 10H2। क्या होगा, जैसे अपन 32.4 के ऊपर गर्म करेंगे तो यहां से क्या होता है, क्रिस्टलन जल, ध्यान रखना इसे बोलते हैं क्रिस्टलन जल, ये क्या होता है बाहर निकल जाता है और आपका ये कंपाउंड जो होता है वो बन जाता है निर्जलीय लवण। अब चूंकि इसमें जल एब्सेंट हो जाता है और जल अनुपस्थित होने के कारण क्या होती है, इसकी विलेयता का मान घट जाता है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ग्लूबर लवण की 32.4 डिग्री सेल्सियस तक विलेयता होती है, लेकिन इसके ऊपर ताप पर क्रिस्टलन जल के बाहर निकलने के कारण इसकी विलेयता घटती है, क्योंकि यह निर्जलीय हो जाता है। तो बच्चों ये वाला केस आपको याद रखना है। कौन सा याद रखना है, ग्लूबर साल्ट। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ग्लूबर साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम सल्फेट और 10H2, ये फॉर्मूला होता है। कहानी क्या है सुन लो आप, ये आपके क्रिस्टलन जल के अणु है, 32.4 तक आप इसको देखोगे तो 32.4 तक तो आसानी से घुल जाता है, लेकिन जैसे ही अपन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, यहां से ये क्रिस्टलन जल बाहर निकल जाता है और ये निर्जलीय लवण हो जाता है। अब निर्जलीय लवण होने के कारण क्या होता है बच्चों, इसकी विलेयता का मान घट जाता है। तो बच्चों ये अपने दो टॉपिक हो गए, पहले तो था अपन विलेय और विलायक की प्रकृति, और दूसरा जो पॉइंट था वो था या ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और क्या क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं विलेयता का दूसरा केस। विलेयता का जो दूसरा केस है वो है गैसों की द्रवों में विलेयता। अगला पॉइंट है अपने गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता, गैसों की द्रवों में विलेयता, कौन सी गैस द्रव में घुलती है, कौन सी गैसें नहीं घुलती है, इसके बारे में अपन को स्टडी करना। यहां से अपने क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। अगर अपन गैसों की द्रव में विलेयता की बात करें तो पहला जो पॉइंट है अपना है गैस की प्रकृति। पहला पॉइंट है गैस की प्रकृति। अब यार प्रकृति से रिलेशन क्या है, देखो प्रकृति से रिलेशन है, अपन ने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि दो प्रकार की गैसें होती हैं आपके, एक तो ध्रुवीय गैसें होती है, एक अध्रुवीय गैसें होती है। मैंने कहा था सेम डिजोल्व लाइक सेम होता है, यानी कि समान समान को घोलता है। ध्रुवीय गैसें आपके ध्रुवीय अभिकर्मक में घुलेगी, अध्रुवीय गैसें आपके अध्रुवीय अभिकर्मक में घुलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया ध्रुवीय गैसें, मैंने यहां पर लिख दिया ध्रुवीय गैसें, एक गैस तो मैंने लिखा ही है। अब ध्रुवीय गैसों का रिलेशन किससे होगा, ध्रुवीय गैसों का रिलेशन होगा ध्रुवीय विलायक से। ध्रुवीय बोलते हैं पोलर नेचर, पोलर का मतलब होता है प्लस माइनस वाले, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सरलता से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाती है। ये इसका रीजन भी आ गया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन लेते हैं यहां पे HCl, ठीक है ना, यहां पर लेता हूं मैं H2O, यहां पर क्या हो रही, केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, जैसे अपन यहां पे अमोनिया ले लो आप, तो सबसे पहले जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं अमोनिया गैस, ध्रुवीय गैस है, H2O से रिएक्शन करेगी और H2O से रिएक्शन करके क्या बनाएगी, सीधी बना लेगी NH4Cl। और NH4Cl की बात करें तो NH4Cl आसानी से आयनित हो जाता है किसमें, NH4 प्लस और Cl माइनस में, जिससे क्या होता है इनकी विलेयता का मान बढ़ जाता है, ठीक है ना। आप और ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल CO2 ले लो, यहां पर ले लो आप H2O, तो क्या होगी रिएक्शन के दौरान, या बनेगा H2CO3। और अपन जानते हैं H2CO3 कैसे आयनित होगा बच्चों, 2H प्लस
और साथ में हो जाएगा CO3-2, बोले तो कार्बोनेट। तो अपन बोल सकते हैं, यहां से अपन आंसर लिख सकते हैं क्या, अपन आंसर लिख सकते हैं ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होती है। क्या बोला मैंने, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होती है, क्योंकि यह सरलता से यौगिक का निर्माण करके आयनित हो जाती है। जैसे अपन केस ले ले, जैसे अमोनिया गैस, अमोनिया ध्रुवीय विलायक या ध्रुवीय विलायक, अमोनिया ध्रुवीय विलायक जल से अभिकृत होकर क्या बनाएगी, जल से अभिकृत होकर NH4Cl का निर्माण करती है, जो सरलता से आयनित होने के कारण विलयशील होता है। तो बच्चों ये अपने गैस की प्रकृति हो गई। दोबारा याद रखना, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। अगर बात करें अपन अध्रुवीय गैसें, तो अपनी जो अध्रुवीय गैसें होती है वो अध्रुवीय विलायकों में विलयशील होती है। कोई पूछा आपसे NH3 जल में अधिक विलयशील होता है, क्यों? क्योंकि NH3 जल से अभिकृत होकर NH4Cl का निर्माण करता है, जो जल में आसानी से क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। लैंग्वेज आप खुद बना सकते हो, उदाहरण रट्टे मारने नहीं आपको। आपसे पूछे CO2 गैस जल में विलयशील होती है, क्योंकि CO2 जल से अभिकृत होकर क्या बनाती है, H2CO3, और H2CO3 क्या होता है, जल में आसानी से आयनित हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों अगला जो अपना पॉइंट है, अपने विलायक की प्रकृति। अगर अपन विलायक की प्रकृति के बारे में बात करते हैं, तो विलायक की प्रकृति भी सेम ये होगी। कैसे होंगी, वही आपकी गैसें होंगी और विलायक में घुलेगी। तो अपन जानते हैं गैसें कौन सी होगी, आपके ध्रुवीय गैसें, और विलायक कौन सा होगा, आपका ध्रुवीय विलायक। इसी प्रकार अध्रुवीय गैसें होगी और अध्रुवीय विलायक होगा। तो यहां पर अपन ले सकते हैं, यही ले सकते हैं गैस की प्रकृति तथा विलायक की प्रकृति। अब गैस की प्रकृति में तो क्या रिलेशन हो जाएगा, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायक। तो अपन एक साथ दोनों पॉइंटों को कवर कर सकते हैं। अब जो अगला जो अपना पॉइंट है वो है बच्चों अपना ताप का प्रभाव। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, ऐसे इसमें ताप का प्रभाव है, और सवाल भी आता है, क्वेश्चन आता ही है। अगर अपन ताप के प्रभाव के बारे में बात करें, ताप का प्रभाव बात करें, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बीकर ले लिया, और यहां पर मैंने एक दूसरा बीकर ले लिया। मेरे पास दो बीकर है, एक बताएगा प्रारंभिक अवस्था, एक बताएगा अंतिम अवस्था। अब सुनो, यहां पर ये विलायक है, यहां तक मैंने विलायक भर लिया, क्योंकि ये ठंडा पानी है, ठीक है ना, और इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले केस में क्या होगा, ये तो आपका लिक्विड है और ये अपनी गैसें है, ठीक है ना। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, इसको गर्म कर रहा हूं, यहां पर इस जगह पर। अब बताओ क्या होगा, अगर मैं इसको गर्म करता हूं तो गर्म करने पर गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। देखो, तो यहां पर क्या होगा, गैस के अणुओं की या फिर बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है। गतिज ऊर्जा अधिक, अब गतिज ऊर्जा का मान अधिक हो जाएगा तो जो मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या होगा, जल्दी से बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकलने पर यहां पर इस केस में क्या होती है, यहां पर विलेयता घटती है, यहां पर इस जगह पर, ठीक है ना। मतलब अगर आप किसी भी गैस को, जो कोई भी गैस है वो द्रव में घुली हुई है और वहां पर अपन गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होगा, उसकी विलेयता का मान घट जाएगा। ये कौन बताता है, ली शास्त्री। तो बोल सकते हैं अपन
ली शातेलिए के नियमानुसार क्या होगा, स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि करने पर गैसों की विलेयता घटती है क्योंकि स्थानांतरण गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने के कारण गैस के अणुओं की बाहर निकलने की प्रवृत्ति भी अधिक हो जाती है। भाई यहां पर तो क्या होगा, कोई गैस का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर तो अपन ने गर्म किया ही नहीं। लेकिन जैसे अपन यहाँ पे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अब जिनको विलेयशील होना चाहिए था वही बजाय 100 मॉलिक्यूल्स थे आपके, 100 को विलेयशील होना चाहिए था, 100 में से 80 तो भाग गए, तो 20 ही रह गए, तो सोल्युबिलिटी का मान तो ऐसे कम हो गया। तो आपको याद रखना है कि जब अपन ताप बढ़ा जाते हैं, गैसों के केस में क्या होता है, जब अपन ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर विलेयता का मान घटता है। लेकिन अगर ये केस अपने ठोस का होता तो ठोस की कहानी उल्टी होती है। ठोस में क्या होता है, या तो ऊष्मा अवशोषित होती है या ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो वहां पर क्या होता है, अगर अपन ताप को बढ़ाएंगे तो विलेयता का मान बढ़ेगा। जल्दी से पढ़ो, क्या पढ़ाया आपको मैंने, हो जाएगा याद ही आपको। ये आप पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन आता है कि गैसों की द्रवों में विलेयता, यानी कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है, क्यों, तो स्थानांतरण गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने के कारण गैसों के अणुओं की बाहर निकलने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। तो बच्चों ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट, कौन सा, ताप का प्रभाव। तो बच्चों अपने लास्ट पॉइंट है, अपने 2 प्रभाव हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव अभी स्टार्ट होने वाला है अपना, है ना, यहां से स्टार्ट होगा अपना हेनरी का नियम। तो अगला जो पॉइंट है वो है गैसों की द्रवों में विलेयता पर, या शॉर्टकट में लिख सकते हो अपन दाब का प्रभाव। अब यहां पर कौन आएगा, अपना हेनरी का नियम आएगा। तो मैं लिख देता हूं, गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब के प्रभाव को वैज्ञानिक हेनरी ने स्पष्ट किया। अब बच्चों यहां से अपन को हेनरी का नियम याद होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें लिख देता हूं, हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम एग्जाम में इसके क्वेश्चंस भी आता है और न्यूमेरिकल्स भी आता है। देखो हेनरी का नियम क्या होता है, स्थिर ताप होता है, विलायक की निश्चित मात्रा होती है, तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस की मात्रा m साम्य पर उसके दाब के समानुपाती होती है। इसे हेनरी का नियम कहते हैं। दोबारा बोल देता हूं, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस की मात्रा m साम्य पर उसके दाब के समानुपाती होती है। मैंने बोला है बच्चों, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा m साम्य पर
दाब के समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती होती है। इसे हेनरी का नियम कहते हैं, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि हेनरी का नियम उन गैसों पर लागू होता है जिन गैसों की जल में विलेयता कम होती है। दोबारा बोल देता हूं, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस की मात्रा एम, तो अपन क्या लेंगे यहां पे, गैस की मात्रा एम साम्य पर उसके दाब के समानुपाती होती, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, के एच पी। और यहां पर अगर आप के एच निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एम अपॉन पी। यहां पर एम क्या है, गैस की मात्रा, और पी क्या है, साम्य पर दाब। लेकिन बच्चों यहां पर अपन को एक चीज करना है, यहां पर अपन को कंसंट्रेशन टर्म का यूज करना है। तो यहां पर अपन विलियन की कंसंट्रेशन टर्म की बात करें तो विलियन में लेना पड़ेगा अपन को मोलविन। तो अपन बोल सकते हैं कि किसी गैस का आंशिक दाब क्या आएगा, पी। किसी गैस का आंशिक दाब पी विलियन में उपस्थित मोल अंश के समानुपाती होती है या होता है। यानी कि जो आपका P होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी गैस की मोल अंश के, ठीक है ना। तो अपन आगे ले सकते हैं, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, KH गैस। आपको KH निकालना है तो KH बराबर क्या होगा, P अपॉन X गैस। ध्यान रखना यहां पर KH क्या है, यहां पर KH है अपना हेनरी नियतांक, ये हो जाएगा अपना हेनरी नियतांक, ये आपको याद रखना है। अभी समीकरण को देखो आप, इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, है ना। तो देखो आप समीकरण एक क्या था, समीकरण 1 की y बराबर m1 से तुलना करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कहां से गुजरेगी बच्चों, जो गुजरेगी मूल बिंदु से। अपन ने पढ़ रखा है केमिकल काइनेटिक्स में, जो मूल बिंदु से गुजरती है, जो मूल बिंदु से गुजरती है। तो कैसे बनेगा ग्राफ, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। अच्छा ग्राफ किसे बीच में खींचोगे अपन जानते हैं अपनी इक्वेशन क्या है, अपनी इक्वेशन है P बराबर KH गैस। तो क्या हो जाएगा, y बराबर m और x। ग्राफ बनेगा y के बीच में x के बीच में, तो y तो हो जाएगा आपका दाब और x हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन यानी कि मोलबिन, गैस की मोलबिन। तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा मूल बिंदु से। तो ये जो अपन को प्राप्त होगा बच्चों, ये प्राप्त होगा अपन का ढाल। तो अपना यहाँ पे जो स्लोप है वो किसके बराबर होगा, आपके KH क्या होता है, हेनरी नियतांक क्या होता है। दोबारा समझ लो, गैसों की द्रवों में जो विलेयता है उस पर दाब के प्रभाव को वैज्ञानिक हेनरी ने स्पष्ट किया। हेनरी क्या कहता है, हेनरी कहता है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक होता है, उसके निश्चित आयतन में घुली गैस की मात्रा m होती है और साम्य पर दाब के समानुपाती होती है। तो m समानुपाती P और m बराबर KH अपॉन P निकाल लेंगे। लेकिन क्या होता है, बात चल रही विलियन की। तो बच्चों यहां पर क्या करना, अपन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट विलियन में अपन मोल अंश का यूज करने वाले हैं। तो क्या होगा, किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है वो विलियन में उपस्थित तो मोल अंश की क्या होगा, समानुपाती होगा। अच्छा किसी गैस का आंशिक दाब किसमें आएगा, किसी गैस की वाष्प अवस्था में, किसी गैस के वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलियन में उपस्थित मोल अंश के समानुपाती होता। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अपन ये निकाल लेंगे। अब इसके बीच में अपन ग्राफ खींचेंगे तो अपन दोनों की तुलना कर लेंगे किससे, y बराबर mx से, जो अपन ने पहले पढ़ रखा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका।